देखिए इनने क्या बोला, एक न्यूमेरिकल यहां पे दिया है कि एक वस्तु है, एक वस्तु 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन, इतना तो समझ लोगे, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। जब वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो उस पर प्लस चार्ज ही आएगा, वो तो आपको पता है। सर पता रहता वो भी तो बताते हो आप, तो बताते ही है ना। त्यागती है, ये ऐसा लिखा, तो उस पर 1 कूलाम आवेश कितने समय में आएगा, कितने समय में आएगा। लो भैया समय की बात कर रहे हैं, क्या सोचते हो तुम, 1 कूलाम इतना छोटा सा आवेश है, फटाक से जाएगा। बहुत बड़ा आवेश है 1 कूलाम, और हम तुम्हें चौंकाने के लिए बता दें, सालों लगेंगे, सालों। देखिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो एक वस्तु 1 सेकंड में 10.9 इलेक्ट्रॉन त्यागती है, तो 1 सेकंड में कुल आवेश, क्यों जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी उतना ही आवेश आएगा ना, बराबर 10⁹ मतलब n इज इक्वल टू हो गया 10⁹ 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये 1 सेकंड का आवेश है, केवल 1 सेकंड में इतना आवेश उस पे आ रहा है और प्लस आवेश है। अब ऐसे लिखें 10⁻⁹ और 19 ये करेंगे तो -10 बचेंगे, इतना कैलकुलेशन तो आता है। तो अब हम क्या लिखें, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम आवेश उत्पन्न होता है बराबर 1 सेकंड में। तो 1 कूलाम, जो कि उनने पूछा है कि 1 कूलाम आवेश कितनी देर में उत्पन्न होगा, तो 1 कूलाम आवेश कितनी देर में उत्पन्न हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻10। जब इसे हम सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तुम हिसाब लगा सकते हो, मैंने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर पे किया है, ये बराबर होता है 198.98 साल। इतने सालों में आएगा 1 कूलाम आवेश। इसीलिए तो हम कूलाम आवेश की जगह माइक्रो कूलाम पढ़ते हैं, इकाइयां हमने आप लोगों से डिस्कस की है, माइक्रो कूलाम पढ़ते हैं। चलो अब ये एक हो गया। अब हमने कहा था, फिर मना भी कर दिया था, परंतु जब हमने कह दिया था तो पत्थर की लकीर। एक सवाल और अच्छा करते हैं, और उसमें आपको हमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी समझानी पड़ेगी, ऐसा हमें पता नहीं क्यों लग रहा है। हाँ पता नहीं क्यों लग रहा है। चलो लगाते हैं। उनने बोला है कि हमारे पास 180 ग्राम पानी है, 180 ग्राम H2O में कुल इलेक्ट्रॉनिक आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा। लो भैया अब हमें तो पता ही नहीं है कि 180 ग्राम में H2O कितने हैं। हमें यह पता है कि एक H2O में 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 180 ग्राम में कितने H2O हैं ये निकालना पड़ेगा हमें, और इसके लिए हम सहायता लेंगे केमिस्ट्री देवी की। तो माता केमिस्ट्री हमें मोल कॉन्सेप्ट बताइए। मोल क्या होता है, मोल जितना अणु भार होता है उतने ही ग्राम 1 मोल होता है, मतलब अणु भार
इन ग्राम बराबर 1 मोल। जितना अणु भार होता है उसे हम ग्राम में लिख दें तो उसे 1 मोल कहते हैं। सिंपल सी बात है। जितना परमाणु भार होता है उतना ही ग्राम ले लो तो 1 मोल परमाणु होता है। ये अणु भार है तो 1 मोल अणु होंगे। यदि परमाणु भार लिया होता तो 1 मोल परमाणु होते। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया। जैसे ऑक्सीजन का 8 है, 8 थोड़ी है, 8 तो उसका परमाणु क्रमांक है। अणुभार है 16। अणुभार कितना है ऑक्सीजन का? 16। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल होती है। 16 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल होती है। परमाणु क्रमांक मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु भार बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये परमाणु भार नहीं होता, ये द्रव्यमान संख्या होती है, परंतु इसे हम परमाणु भार मान लेते हैं। तो केमिस्ट्री में समझना वो चीज हमें नहीं समझाना आपको, परंतु हमें इतना मालूम है कि अणु भार यदि हम ग्राम में ले लें तो 1 मोल अणु होता है, और 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। और इसे हमारे बुजुर्ग कह गए हैं एवोगैड्रो संख्या। अरे एवोगैड्रो खुद बुजुर्ग हैं यार, उनकी बात है। 6.022 इंटू 10⁻23 ये एवोगैड्रो संख्या होती है। तो 1 मोल में इतने होते हैं परमाणु। और हमने देखा वाटर के, जल के एक परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले निकालो 180 ग्राम H2O में कुल कितने जल के अणु होंगे। परमाणु गलत बोला था ना, अणु हैं वो, जल के अणु होंगे। ठीक है, तो इसका वाटर का H2O का अणु भार बताओ सबसे पहले। हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो 2 + 16 = 18। अणु भार तो 16 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8, तो 18 हो गया। यदि 18 ग्राम आप वाटर ले लो, मतलब हम यहां पे लिखें कि 18 ग्राम पानी ले लिया H2O में अणु, 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं 18 ग्राम में, क्योंकि जितना अणु भार है उतने ही ग्राम में इतने होते हैं, क्योंकि ये 1 मोल होता है और 1 मोल में इतने होते हैं। तो 1 ग्राम में कितने होंगे बताओ 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 बताओ। 6.022 इंटू 10⁻23/18। चूंकि जबकि जम गई 18 नीचे जाएंगे 1 ग्राम में। हमें कितने ग्राम चाहिए? 180 ग्राम। तो 180 ग्राम में कितने होंगे? तो अपन लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23/18। ये 1 ग्राम के आ गए, तो 180 ग्राम में ये इंटू कर देंगे तो 18 धाम 180 हो जाएगा। तो कुल हमारे पास हो गए 6.022 इंटू 10⁻24। ये 10 की 1 घात इसमें और जोड़ दी। इतने हमारे पास जल के अणु होंगे। और एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कहां लिखा? 10। तो इतने में कितने होंगे? 10 कर दो। तो हमारे पास 180 ग्राम H2O में कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 इंटू 10⁻24। इतने तो अणु हो गए, और एक अणु में 10 होते हैं तो इतने अणु में गुणा 10 कर देंगे। और ये क्या मिल गया? n। अब तो टेंशन ही नहीं है यार, Q = N ही होता है। रख दो 6.022 इंटू 10⁻24। एक 10 का और इंटू हुआ तो 25 इंटू E मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा 180 ग्राम पानी का। तो ये बात आपको समझ में निश्चित आई होगी। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मोल संकल्पना यहां पे थोड़ी सी आपको ज्यादा उपयोगी होती है, तो वो समझना भी बहुत जरूरी है। अब फिर हम एक अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेश हम कितने तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पे? किसी भी वस्तु पर आवेश हम कितने तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं। मेथड्स पढ़ रहे हैं हम। प्रोड्यूसिंग चार्ज, मेथड्स ऑफ
प्रोड्यूसिंग चार्ज। तो अरे बड़े, क्या पढ़ रहा है तू? यार छोटे, किसी ने सही कहा है कि बस इरादे बुलंद होने चाहिए। पत्थर से भी पानी निकाला जा सकता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो लोहे से भी पानी निकाल सकता हूँ। वो कैसे? अरे हैंडपंप से। अबे मस्ती कम कर, डिस्टेक पर पढ़ाई कर। आवेश उत्पन्न करने के तरीके ऐसे लिखते हैं। आवेश उत्पन्न करने की विधियां। देखो सर, आप तरीके बोल रहे थे, यहां पे विधियां लिख दी। अरे यार, बोलना और करने में अंतर हो जाता है ना, है ना? हाँ, तो पहला होता है चालन, इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम ये कंडक्शन। दूसरा होता है प्रेरण, इंग्लिश में इसे बोल देते हैं इंडक्शन। और तीसरा होता है, तीसरा यहीं पे लिख दें, फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन को घर्षण पहले कौन लिखेगा? घर्षण, फ्रिक्शन। ये हो गई आपकी तीन विधियां, चालन, प्रेरण, घर्षण। तो चालन कैसे होता है? हमारे पास एक चालक ये रखा है, दूसरे चालक के पास आवेश है प्लस ही मान लो, इसको यहां ले आओ, इससे टच कर दो तो इसमें आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। ये होता है चालन। फालतू बकवास जिसका हम कहीं यूज भी नहीं करने वाले। आगे टच करेंगे तो आप, अरे घर पे नहीं तुम प्लग लगाते हो तो फिर पूरी डोरी में नहीं चला जाता करंट, उसे कंडक्शन ही कहते हैं, चालन ही कहते हैं। तो डोरी में प्लग लगा दो, उसे चालन कहते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं है वो भी, प्रेरण। प्रेरण की बात कर रहे हैं। प्रेरण में क्या होता है कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसके पास एक दूसरा कंडक्टर लेके आए, इस पे बहुत ज्यादा प्लस आवेश है, परंतु हमें इन्हें टच नहीं कर रहा है किसी कारण बस। तो तुम्हें पता है यार, सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों रहते हैं। इनिशियल इसे मत देखना भी, ये पास नहीं लाया, दूर है, दूर है, ये मान लेना। तो यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, ऐसा रहेगा, फैला रहता है, पूरे में बंटवारा रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो कोई आवेश तो इस पे परंतु हम आपको मालूम है हर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो होते हैं। अब हम इसे पास ले आए, प्लस है, टच नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं, तो पता है क्या होगा? ये प्लस इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो पता है इस राड में इस तरफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे माइनस, और इस तरफ प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाएंगे। अरे यार, ये तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो आवेश उत्पन्न हो गया। अच्छा, बाहर निकालने के लिए बहुत सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जैसे कार्यफलन कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं आज की डेट में। तो देखो, आप घर में हो, बाहर ढोल धमाके हो रहे हैं, आपके पापा ने बोल दिया बाहर नहीं जाओगे, यहाँ पे पढ़ाई करो, दरवाजा बंद कर दो, तो बाहर जा नहीं सकते, खिड़की पे तो खड़े होकर देख सकते हो ना चुपचाप से। तो बाहर नहीं जा सकते तो खिड़की पे खड़े होकर देखने लगते हैं, पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो ही गई ना। ये बाहर नहीं निकले, खिड़की पे तो आ गए, प्लस के अट्रैक्शन के कारण आकर्षण होता है, माइनस प्लस को आकर्षित करता है। तो ये इधर आ गया तो इधर आवेश माइनस आ गया और प्लस आ गया, मतलब बिना टच के हम यदि एक प्लेट है, ये प्लेट ऐसी, प्लेट ऐसी ऐसी,
दूसरे के पास इस पे प्लस है और दूसरे के पास लाओ तो बिना टच किए इस पे माइनस इस तरफ आ जाता है, प्लस दूसरी तरफ आ जाता है। इसे संधारित्र कहते हैं, पढ़ेंगे हम आगे। तो ये प्रेरण है, वहां इसका बहुत उपयोग होगा। तो प्रेरण में बिना टच किए हुए एक आवेशित वस्तु को दूसरी निरावेशित वस्तु के पास लाते हैं तो उस निरावेशित वस्तु में भी आवेश उत्पन्न हो जाता है आवेशों के अनियमित वितरण के कारण, और इसे हम बोलते हैं प्रेरण। अब हम तीसरी चीज पढ़ते हैं घर्षण। तो घर्षण पढ़ेंगे, परंतु हम यहां पे एक चीज लिख देते हैं। ये प्रश्न बोर्ड स्कूल के शिक्षकों को बहुत पसंद है, हर टीचर इसे लाइक करता है। और प्रश्न ये है कि घर्षण विद्युत की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। चलो अपन व्याख्याकार बनते हैं, करेंगे व्याख्या। घर्षण विद्युत की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या कीजिए। अब जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो हम कार्य कर रहे हैं, ऊर्जा उत्पन्न होगी, दोनों के बीच में ऊर्जा उत्पन्न होगी कि नहीं होगी। वो ऊर्जा कौन ग्रहण करेंगे? वस्तु के इलेक्ट्रॉन। जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, जिसका ज्यादा होगा उसमें प्रवेश कर जाएंगे। हमने बोला ना, कार्यफलन कम होता तो थोड़ी सी ऊर्जा से निकल जाते हैं, ज्यादा होता तो नहीं निकलते, उसमें दूसरे चले जाते हैं। तो सिंपल सी बात यही है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा और ऊर्जा से होगा। मतलब यदि ए वस्तु को, वस्तु है, ये वस्तु है, को बी से रब्ड यानी रगड़ने पर ऊर्जा उत्पन्न होगी, होने दो। उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, है ना। जिसका कार्यफलन कम होगा वो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और जिसका ज्यादा होगा वो ग्रहण कर लेगा। तो ये ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस ऊर्जा को ग्रहण कौन करेगा? एक्सेप्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। करी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हो गया। और वो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, परंतु एक का वर्क फंक्शन कम है तो उससे निकलेंगे, एक का ज्यादा है तो उसमें चले जाएंगे। सिंपल सी बात है यार। तो पता है, मान लो कि ए पर, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन और एक वस्तु से निकल के दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाएंगे। माना ए पर चार्ज, माना ए पर आवेश धनात्मक है, धनात्मक नहीं बोलेंगे अगली बार, तथा बी पर ऋणात्मक, ए पर आवेश धनात्मक आया है, बी पर ऋणात्मक आया, आने दो। ये वो वाली आया नहीं है, वो बाई वाली आया है जो बच्चे को पालती हैं दाई माँ। तो बी पर ऋणात्मक आया। क्यों भैया ए पे धनात्मक क्यों आया? क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन त्यागे। क्यों त्यागे? ये आपके लिए काम की बात है कि ए ने इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे। क्योंकि भैया ए का कार्यफलन कम था। जिसका कार्यफलन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, थोड़ी सी ऊर्जा से निकल जाएंगे। और बी ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्योंकि उसका कार्यफलन ज्यादा था। ज्यादा कार्यफलन वाला इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, ग्रहण कर लेता है। समझ में आई बात? एक बहुत अच्छा जोक याद आ गया, सुन लो। एक भैया की गाय बीमार पड़ गई। तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इतनी बड़ी गोली दे दी, बोले से भुसा में मिला देना, गाय खा लेगी, ठीक हो जाएगी। उसने गोली भुसा में मिला दी घर आके, पर गाय ने नहीं खाया, भुसा खा गई, क्योंकि वो यहाँ से साफ करके खाती है ना, तो गोली नहीं खाई। दूसरे दिन डॉक्टर के पास पहुँच गया कि मैंने भुसा में मिलाई थी, उसने गोली खाई नहीं।
तो उसने एक पाइप दे दिया, एक पाइप, बोले गाय के मुंह में पाइप डाल के इधर से गोली डाल देना, खा लेगी। तो गाय के मुंह में पाइप डाल के उसने गोली डाल दी, गाय ने थूक दी। गाय गले में रख के फिर से बाहर निकाल देती कोई भी चीज़, तो थूक दी। फिर डॉक्टर के पास पहुंच गया कि वो तो गाय ने थूक दी। तो गाय ने कहा यार एक काम करना, ये पाइप में गोली डाल के तुम फूंक देना। फिर अगले दिन डॉक्टर के पास पहुंच गया, उन्होंने कहा अब क्या हुआ? बोले गाय ने पहले फूंक दिया। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो ये ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, ये ग्रहण कर लेगा, क्योंकि इसका कार्यफलन ज्यादा है, ये गाय है। तो ठीक है, ये था हमारा घर्षण विद्युत की इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। पूरी कहानी एक बार सुनिए। जब एक वस्तु ए को बी से रगड़ते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दोनों वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, परंतु जिसका कार्यफलन कम होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और जिसका कार्यफलन ज्यादा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकले उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए वो उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। इसी प्रकार घर्षण के द्वारा वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। चलिए, ये बात हमने कर ली है। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। अच्छा, हर टॉपिक से पहले सर आप ये ही बोलते हो कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो खुद ही बोल दिया करेंगे कि अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें नहीं पता कौन सा पर है, क्योंकि आप तो ऐसे ही बोलते हो। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। हर टॉपिक एक से बढ़ के एक इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। जीरो से शुरू करके अपन इन्फिनिटी तक जाएंगे, और जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो फिर हम जंग जीत जाएंगे। तो हम क्या बात कर रहे थे यहाँ पे? हाँ, अभी तो बता ही नहीं था कि हम क्या बात कर रहे थे, तो पहले बता तो दें। हम यहाँ पे बात कर रहे थे आवेश घनत्व की। सिंपल सा घनत्व क्या होता है? घनत्व बताओ, घनत्व की परिभाषा बताओ। प्रति एकांक आयतन में द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, m/v। जिससे भाग देते हैं उसके एकांक में निकलता है, यानी द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन में घनत्व कहलाता है। तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं? आवेश घनत्व। हमारे पास चालक तीन तरह के होते हैं। पहले हमारे पास हो सकते हैं रेखीय, एक बिमी बंडी वाले। दूसरे हमारे पास क्षेत्रफल वाले हो सकते हैं, क्षेत्रफल। और तीसरे हमारे पास हो सकते हैं आयतन वाले। अब ऐसा तो नहीं है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, तो द्रव्यमान भी एक ही प्रकार का होता है और आयतन भी एक ही प्रकार, परंतु यहाँ पे तो चालक तीन तरह के होते हैं, तो तीन आवेश घनत्व हो जाते हैं। रेखीय चालक के लिए जो होता है, चालक भी लिख दे, नहीं तो तुम बोलोगे क्या पढ़ा रहे हैं हम। क्षेत्रफल वाले चालक 2D कौन लिखेगा? आयतन वाले चालक बहुत चालाक होते हैं, ये 3D होते हैं। तो चालक होते हैं, तभी तो चालन करते हैं। रेखीय को हम बोलते हैं रेखीय घनत्व। अच्छा, इसका जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं पृष्ठीय घनत्व। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और इसे बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व। अच्छा, सब में आवेश लगाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व ऐसा नहीं है यार, रेखीय आवेश घनत्व, ऐसा गलत मत पढ़ाया करो सर आप। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, और आयतन आवेश घनत्व जो होता है उसे बोलते हैं ये थोड़ा सा टेढ़ा पी हो जाता, टेढ़ा मुंह बन जाता है ना, कभी किसी को डांट देते ऐसे करके, तो वो टेढ़ा पी होता है, इसने मुंह बना लिया तो रो बोलते हैं, क्योंकि रोने जैसा मुंह बनता है ना उसका। ये तीन घनत्व हो गए। अब एक बात बता दें भैया कि आपको कभी भी ये नहीं बताया जाएगा कि वो चालक कैसा है, परंतु उसका एक घनत्व का सिंबल दे देंगे कि एक चालक है जिसका आवेश घनत्व रो है, तो आप समझ जाना कि वो आयतन वाला है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, 3D है, ऐसा है। यदि उनने बोल दिया कि एक चालक है जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, तो ये सिग्मा हो गया, लंबाई गुणित चौड़ाई वाला।
फिर उन्होंने बोला एक चालक है जिसका आवेश घनत्व तो लैम्डा, तो समझ जाना एक रेखा वाला डोरी, घर में डोरी मोरी यूज नहीं होती है, डोरी बीच की बात कर रहे हैं। तो अब घनत्व तो क्या होता है? द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन में। तो आवेश यदि रेखीय है, आवेश प्रति एकांक लंबाई में, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा लैम्डा बटे एल, लंबाई। ये क्या है? लंबाई। क्या वो लिख रहे हैं हम? लैम्डा क्यों लिख रहे हैं? क्यू लिखेंगे ना, क्यू बटे एल। और ये हो गई आपकी लंबाई, मतलब आवेश प्रति एकांक लंबाई। लो भैया, एकांक लंबाई में आवेश पता लग जाएगा तो पूरी लंबाई का निकाल सकते हैं। तो आवेश घनत्व इंटू लंबाई बराबर टोटल चार्ज आ जाता है, कुल आवेश आ जाता है। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को क्या लिखेंगे? आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल में। क्या है इसका परिभाषा? आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल में। लो, अब आयतन वाला होगा तो क्या लिखेंगे? बिल्कुल सही बात, इसे लिखेंगे आवेश प्रति एकांक आयतन में। आवेश प्रति एकांक आयतन में। तो सबकी इकाइयां भी अलग अलग होंगी। आवेश की इकाई होती है कूलम पर मीटर, लंबाई की मीटर होती है ना। दूसरे की क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की मीटर स्क्वायर होती है। और इसकी हो जाएगी कूलम पर मीटर क्यूब। तो ये आवेश घनत्व तो हो गए। इनके सिंबल, इनके प्रतीक चिन्ह बहुत मायने रखते हैं और आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको फिजिक्स में बहुत कम चीजें ऐसे बोलूंगा कि जिसे याद रखना है, परंतु कुछ चीजें बोलेंगे तो उसे याद रखना पड़ेगा। तो पता है, अब देखो आप, ये बात हो गई। अब एक बहुत अच्छी बात हम आपको बताते हैं। ये लिखा रहने दो, नहीं मिटा रहे। एक अच्छी बात मिटा दो यार, जगह नहीं है लिखने की। फिर आलसीपन नहीं करना चाहिए ना। काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। पल में परीक्षा होएगी, पास होएगो कब। तो आज ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आपको सोना है, परंतु चैन से सोना है तो जाग जाइए। ये हमें आज तक समझ में नहीं आया कि सोना है तो जाग कैसे जाइए। जागेंगे तो सो नहीं सकते, सोएंगे तो जाग नहीं सकते। ये आदमी क्या बोलता वो ऐसे, चैन से सोना है तो जाग जाइए। क्या पागल हो गया? इलाज की जरूरत है उसे, पता है। हाँ, अब आवेश, किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है, सुनना है, बहुत काम की बात है। किसी भी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो वो उसके ऊपरी सतह पे वितरित होता है। सुन लो, किसी भी चालक को, चालक लिखा हमने, को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसकी बाहरी सतह पर ही वितरित होता, अंदर नहीं जाता। समझ लो ये बात। मतलब कोई भी चालक हो, उसके अंदर आवेश नहीं जाता है। मान लो ये गोला है, चालक है, आवेश होगा तो केवल ऊपर ही होगा बस। अंदर आवेश कितना होगा? 0। अंदर आवेश 0 होगा। परंतु ये बात चालक के लिए है, लिख नहीं रहे हैं, वैसे ही सुन लो। चालक को आवेश दिया जाता है तो उसके बाहरी सतह पर वितरित हो जाता है। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग का नहीं है, ये क्वेश्चन एक प्रतियोगिता परीक्षा का है कि हमारे पास 2 चालक गोले हैं। एक है खोखला और दूसरा है ठोस। ये ठोस है। इनमें से दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं। त्रिज्याएं कैसी हैं? बराबर, बिल्कुल बराबर। त्रिज्याएं बराबर हैं। तो
ठोस गोले को ज्यादा आवेश दिया जा सकता है कि खोखले को? सोचो सोचो सोचो। कुछ लोग कह रहे हैं ठोस को ज्यादा दे सकते हैं क्योंकि मटेरियल ज्यादा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खोखले को ज्यादा दे सकते हैं, उसके पास अंदर जगह बहुत है। और कुछ लोग कह रहे हैं दोनों को बराबर, और वो जो कह रहे हैं दोनों को बराबर आवेश दिया जा सकता है वो सही है। बराबर आवेश, क्योंकि आवेश केवल बाहरी सतह पे वितरित होता है, अंदर जाता ही नहीं है। वो खोखला हो या ठोस हो या आधा ठोस हो या चौथाई ठोस हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अंतर पड़ता है इस सरफेस पे बस। इसके अंदर कोई डांस भी करता रहे तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, केवल ये सरफेस। तो दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। तो इसका मतलब है दोनों को बिल्कुल बराबर आवेश दिया जा सकता है, मतलब वो गोला ठोस हो या वो गोला खोखला हो। यदि दोनों की त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों को केवल बराबर ही आवेश दिया जा सकता है। और ऐसे वो बेवकूफ़ बना लेते हैं एनटीए वाले, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाले। उनसे बेवकूफ़ मत बनना, और नहीं बनेंगे तो फिर हम पावरफुल हो जाएंगे। एक बात ये समझ में आ गई। अब सुनना जरा, जो कुचालक होते हैं, हम कुचालक कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, किसी भी कुचालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उसके अंदर तक वितरित होता है। अंदर का मतलब यही होता है, अंदर तक वितरित होता है। यदि ये चालक नहीं है, कुचालक हैं, तो इसको ज्यादा आवेश दिया जाएगा। कब? जब ये कुचालक होंगे, क्योंकि उसमें अंदर तक जाएगा। ये अंदर की बात है चाचू, इसमें जा ही नहीं पाएगा क्योंकि अंदर कोई जगह खाली है। तो फिर ठोस को ज्यादा, तो जो कुचालक है उसमें ठोस को ज्यादा आवेश दिया जा सकता है और खोखले को कम। परंतु चालक हैं तो यदि त्रिज्याएं बराबर हैं तो दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर आवेश दिया जा सकता है। तो इसे कैविटी बोलते हैं, गुहिका में कोई आवेश नहीं होता है। तो एक बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होगे तुम लोग ये क्वेश्चन, कि आप कार से कहीं जा रहे हो और एक बिजली चमकने लगे, गरजने लगे। पता, मैं अभी वीडियो बना रहा था तो बहुत तेज बिजली चमक रही थी, बहुत पानी गिरा है। अभी गर्मी के दिन है परंतु गिरा है। तो सुनो, यदि बिजली चमकने लगे और बिजली गिरने की संभावना हो तो आप क्या करोगे? आप कार के दरवाजे खिड़की बंद कर लेना पूरी तरीके से। अब वो कार बन गई खोखली। अब तुम बोलोगे सर कार तो प्लास्टिक की होती है, तो उस पर पानी भी तो आ रहा है, तो चालक हो गई कि नहीं? अब यदि उस कार पे बिजली गिरी, ऐसी होती ना कार, ये बन गई। BMW है ये, ऐसी ही रहती BMW, ये आगे का भाग ज्यादा बड़ा रहता है। मान लो यार, मानने से क्या बिगड़ता है? जब कार बना ही रहे तो BMW ही बनाओ, फरारी बनाओ, हैं? छोटी कार क्यों बनाएंगे? तो जब ये पूरी पैक है तो ऊपर से आसमान से बिजली गिरेगी। बिजली गिरने का मतलब पता है? आसमान का चार्ज जमीन में डिस्चार्ज होने आता है, खोज खबर लेने आता है पृथ्वी की। वो जब इस पे गिरेगी तो वो केवल उसके ऊपरी सतह पे वितरित हो जाएगी। बस पानी गिर रहा है तो वो पूरा कंडक्टर हो जाएगा। अंदर आप सुकून से बैठे रहोगे हंसते हुए, ऐसे गुहिका बन जाएगी, केविटी बन जाएगी, तो अंदर करंट नहीं लगेगा और उस बिजली का आप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप खुश होकर बच जाओगे उस बिजली से। तो ये बात हमारी प्रारंभिक बातें ये हमारी हो गई। अब हम बहुत अच्छी तरीके से आवेश से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। यदि ये परिचय प्राप्त नहीं किया तो आगे समझ में नहीं आएगा। अब हम इसके बाद प्रारंभ करेंगे कूलाम का नियम।